वह पथ क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो। वो नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल। चलिए एक बार पुनः मैं एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक मध्यकालीन भारत से रिलेटेड होगा। आप जानते हैं कि इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया, और आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम मध्यकालीन भारत में आज चलेंगे। मध्यकालीन भारत का आज जो टॉपिक होगा, मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से पढ़ते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। आप जानते हैं कि गुलाम वंश या दास वंश एक ही है। तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश को स्थापित किया गया। चलिए इसको समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब बहुत छोटा था तो इसकी प्रारंभिक शिक्षा सऊदी अरब के एक शाह थे अब्दुल अजीज, उनके द्वारा दी गई। तो इनके बचपन के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बताया जाता है। तो इस छोटे से शासनकाल में इनके द्वारा क्या क्या काम किया गया और स्थापत्य क्षेत्र में क्या क्या काम किया गया उसको देखेंगे। उससे पहले इनकी बचपन की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, चलिए जानते हैं। तो इनके पिताजी के द्वारा उस वक्त मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे कि उस वक्त दास का व्यापार चलता था। गुलाम के रूप में व्यक्ति को बेच लिया जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बेच लिया गया था, और बेचने के बाद निसापुर से, राजस्थान के क्षेत्र में निसापुर पड़ता था, निसापुर से एक व्यक्ति खरीद कर कुतुबुद्दीन ऐबक को ले गया, जिसका नाम था अब्दुल अजीज। और अब्दुल अजीज अपने पुत्रों के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रारंभिक शिक्षा दी। प्रारंभिक शिक्षा में सैन्य शिक्षा और धर्म के बारे में इन्हें बताया गया। और बताया जाता है कि जब अब्दुल अजीज की मृत्यु हो जाती है तो अब्दुल अजीज के पुत्रों के द्वारा फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच लिया जाता है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को जो इंसान खरीद कर ले जाता है उसके बारे में भली भांति आप लोग परिचित होंगे। जो व्यक्ति खरीद कर ले जाता है उसका नाम है मोहम्मद गोरी। आप जानते हैं मोहम्मद गोरी गजनी का रहने वाला था, अफगानिस्तान का रहने वाला था, और भारत में इसका कई बार आक्रमण हुआ। मोहम्मद गोरी एक व्यक्ति को खरीद कर ले जाता है दास के रूप में, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जानते हैं कि इसे आगे चलकर लाख बख्श बोला गया। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, और गोरी के द्वारा ये उपाधि दी गई थी लाख बख्श। जिस व्यक्ति को ये रुपया देता था वो लाखपति हो जाता था, वो गरीब व्यक्ति अमीर बन जाता था। तो ये बहुत ही दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अब देखिएगा, गोरी के साथ कई युद्ध में ये अपनी वीरता को सिद्ध किया, अपनी वीरता को कई युद्ध में जाकर सिद्ध किया। जब गोरी भारत आया तो गोरी के साथ 3 विश्वास पात्र शिष्य या सेनापति कहिए, वो भी भारत आए थे। और भारत में साम्राज्य स्थापित करना उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य था लूटपाट करना और मध्य एशियाई क्षेत्र में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करना। तो गोरी जब यहाँ से वापस जा रहा था तो वापस जाते वक्त जो इसका राज्य क्षेत्र था उसे 3 भागों में बांटा। एक जो सबसे मुख्य क्षेत्र था वो अपने भारत देश का क्षेत्र था, वो दिल्ली का क्षेत्र था। ये अपने सबसे विश्वास पात्र सिपह सालार और शिष्य कहिए कुतुबुद्दीन ऐबक को तोहफे के तौर पर दिया। इसका दूसरा शिष्य, मोहम्मद गोरी का दूसरा शिष्य था ताजुद्दीन यल्दौज। तो यल्दौज को मध्य एशिया का एक क्षेत्र था गजनी दिया। और जो तीसरा क्षेत्र था वो सिंध प्रांत, अभी वर्तमान में आप देखेंगे सिंध और मुल्तान का क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, पहले वो हिंदुस्तान में पड़ता था। तो ये सिंध प्रांत क्षेत्र कुबाचा को मिला। तो 3 विश्वास पात्र शिष्यों में
अपने क्षेत्र को गोरी बांट दिया। अब 1206 ईस्वी में आप देखेंगे भारत देश में 1206 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में बैठता है और 1206 से 1208 तक अपने आप को मलिक एवं सिपाह सलार की पदवी से संतुष्ट रखता है। मलिक एवं सिपाह सलार मतलब जिस प्रकार से आप देखेंगे वैदिक युग में आप देख सकते हैं कि राजा भरत अपने भैया का, प्रभु रामचंद्र जी का चरण पादुका, उसको राज सिंहासन पर आसीन करता है और उन्हीं से आदेश लेकर शासन किया करता था। तो ये भी मानता था कि हमारे गुरुवर, हमारे गुरुदेव मोहम्मद गोरी और उन्हीं का मैं सिपाह सलार हूँ। तो अपने आप को यानी 1206 से 1208 तक अपने आप को मलिक एवं सिपाह सलार की पदवी से संतुष्ट रखा। यदि देखा जाए तो 1208 ईस्वी में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र शासक के रूप में आया। वैसे 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल बताया जाता है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे एक चर्चा में आता है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बख्तियार खिलजी के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति हुआ करता था, नाम था बख्तियार खिलजी, और इसके द्वारा आप जानते हैं कि इतिहास में उसी व्यक्ति का नाम होता है जो या तो कुख्यात हो या विख्यात हो। अब जब कुख्यात व्यक्ति होता है वो गलत कामों के वजह से होता है और विख्यात अच्छे कार्यों से होता है। तो ये व्यक्ति कुख्यात था काफी। तो बख्तियार खिलजी को आदेश मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक का और ये जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। आप जानते हैं गुप्त वंश का एक शासक हुआ कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया है। उस नालंदा विश्वविद्यालय को जो कि बिहार में अवस्थित है, तो वहाँ पर जितनी पुस्तकें थी उसको जलाने का काम किया, उसको उजाड़ने का काम किया बख्तियार खिलजी। और बताया जाता है कि 3 मंथ तक वो पूरा आग जलती रही थी और इतना बड़ा कांड किया गया इसके द्वारा। अब देखेंगे इसके शासनकाल में, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था, इसके समय में 2 प्रमुख विद्वान, कवि, लेखक जो इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। एक व्यक्ति का नाम था हसन निजामी और दूसरे व्यक्ति का नाम था फखे मुदब्बिर। अब देखिए हसन निजामी जो इनके दरबार में रहते थे, उनकी एक पुस्तक काफ़ी प्रचलित हुई, काफ़ी फेमस, जिसका नाम है ताजुल मासिर। तो ताजुल मासिर आप पढ़ेंगे, उसमें इस बात का जिक्र है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। तो ताजुल मासिर पुस्तक में आप देख सकते हैं इस बात का जिक्र है। तो 2 प्रसिद्ध विद्वान याद रखेंगे, हसन निजामी और फखे मुदब्बिर, इनके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। अब देखेंगे इनके प्रतिद्वंदी को, देखिए प्रबल प्रतिद्वंदी, इनके 2 प्रबल प्रतिद्वंदी थे। आप जानते हैं कि गोरी के विश्वास पात्र शिष्यों में एक ताजुद्दीन यल्दौज भी था और दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा था। अब आप जानते हैं कि ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का क्षेत्र मिला था, जबकि नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध प्रांत मिला। और जो बहुत बड़ा प्रांत था और मुख्य प्रांत था भारत का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। तो दोनों की नज़र दिल्ली के ऊपर थी कि दिल्ली के ऊपर मैं आक्रमण करूंगा और इसको अपने अधीन कर लूंगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत चालाक इंसान था, बहुत होशियारी से, बहुत बुद्धिमत्ता से इस दुश्मन का खात्मा किया। आप जानेंगे तो जानकर आश्चर्य होगा कि दुश्मनों का खात्मा कैसे किया गया। ये क्या करते हैं कि ताजुद्दीन यल्दौज को अपना ससुर जी बना लेते हैं, मतलब उनकी लड़की से शादी करते हैं और उसके बाद नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का शादी कर देते हैं। और एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसका नाम था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बुद्धिमत्ता से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दुश्मनों का खात्मा इस प्रकार से करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो इनके द्वारा स्थापत्य क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया गया। अब स्थापत्य क्षेत्र में देखेंगे
कुतुब मीनार, आप जानते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उनके नाम पर कुतुब मीनार बनवाया गया। अब कुतुब मीनार, इनकी इच्छा थी कुतुबुद्दीन ऐबक की कि 7 महल का हम कुतुब मीनार बनवाएंगे। 4 महल का ही बना था, उसके बाद बताया जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके शेष कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो आप याद कर सकते हैं कि स्थापत्य क्षेत्र में कुतुब मीनार का निर्माण इनके द्वारा किया गया। दूसरा आप देखेंगे दिल्ली में है कुबतुल इस्लाम मस्जिद, प्रथम मस्जिद बताया जाता है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और तीसरा आप देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। अब 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। बताया जाता है कि अजमेर में एक हिंदू विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसको ध्वस्त किया गया और 2.5 दिन के अंदर बनाकर तैयार किया गया था इस मस्जिद को, इसीलिए उसे बोला गया 2.5 दिन का झोपड़ा। ये अजमेर में अवस्थित है। अब देखेंगे अंतिम पड़ाव में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था। पोलो आप लोग जानते हैं, पोलो का हिंदी रूपांतरण होता है, हिंदी में नाम होता है हरे हरे बाग में ले दनादन दे दनादन, इसका हिंदी रूपांतरण है। वैसे पोलो घोड़े पर चढ़कर जो एक स्टिक होता है और शॉट लगाया जाता है उसको बोलते हैं पोलो। तो चौगान, उस खेल को जो घोड़े पर चढ़कर शॉट लगाया जाता है उसको चौगान बोलते हैं। तो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रकार से 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले शासक के तरफ। अगले शासक में आप देखेंगे कि अचानक से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आप जानते हैं कि राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का जो सिंहासन होता है वो खाली नहीं रह सकता है। तो तुर्क सरदार तुरंत से एक इमरजेंसी मीटिंग लिया गया तुर्क सरदारों के द्वारा और तुरंत से निर्णय लिया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बड़ा पुत्र था आराम शाह को राज सिंहासन पर बैठाया जाए। तो आराम शाह को राज सिंहासन पर 1210 ईस्वी में बैठा दिया गया। अब देखिए, जैसा कि नाम है आराम शाह, वैसा ही इंसान था आराम शाह। अक्षम एवं आराम तलब जीवन पसंद करता था और सुरा सुंदरी में लिप्त रहता था। प्रशासनिक कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं लेता था। तो इसके प्रवृत्ति से लोग काफी कुपित थे, विद्रोह शुरू हो गया। और उसके बाद तुर्क सरदारों को लगने लगा कि ये शासन व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो उसके बाद इल्तुतमिश को निमंत्रण दिया गया राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो इल्तुतमिश आ रहा था तो आराम शाह बोलता है कि ठहरो, तुम जिधर हो उधर ही रहो। फाइनली निष्कर्ष ये निकला कि जितने ही तुर्क सरदार थे और इल्तुतमिश सब ने मिलकर आराम शाह की हत्या कर दी। और फिर राज सिंहासन पर जो अगला शासक आया इसका नाम था इल्तुतमिश। एग्जाम में गुलाम वंश से अधिक क्वेश्चन होता है, वो भी इल्तुतमिश से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था में। इल्तुतमिश का शासनकाल आप देखेंगे 1210 से 1236 तक है। 1236 तक इनका शासनकाल है। अब इनके बचपन के बारे में देखेंगे तो बचपन से ही ये इंसान काफी कुशाग्र बुद्धि का था। 4 भाइयों में ये काफी तेज था। तो बाकी भाई इनसे ईर्ष्या करते थे और इनको एक दिन ले जाकर दास के रूप में, गुलाम के रूप में एक दिन बेच दिया गया बुखारा ले जाकर। तो बुखारा उज्बेकिस्तान में इनको बेच दिया गया। वहाँ से फिर गजनी लाया गया और गजनी से बगदाद, और बगदाद से फाइनली आप देखेंगे कि बगदाद से इस इंसान को खरीद कर कुतुबुद्दीन ऐबक ले गया। बगदाद से कुतुबुद्दीन ऐबक इसे खरीद कर ले गया और मोहम्मद गोरी के समक्ष गुलाम के रूप में प्रस्तुत किया। मोहम्मद गोरी काफी प्रसन्न हुआ और कुछ युद्ध में अपने साथ ले गया। तो युद्ध में इतना वीरता दिखाया ये इंसान इल्तुतमिश के वीरता से प्रभावित होकर गोरी 1205 ईस्वी में इसे दास्ता से मुक्त कर दिया और एक क्षेत्र दे दिया इसके जीविकोपार्जन के लिए। वो बदायूं की सूबेदारी मिली। उत्तर प्रदेश यूपी में बदायूं पड़ता है, बदायूं की सूबेदारी इन्हें मिली। अब देखिए बारी बारी से हम इसके एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, वो यूपीएससी का क्वेश्चन था, आईएएस का क्वेश्चन।
पूछा गया था कि भारत देश में मध्यकालीन भारत में देखेंगे, भारत देश में किस सुल्तान के समय चंगेज खां भारत आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंगेज खां भारत क्यों आया और कब आया, ये जानना आवश्यक हो जाता है। तो आप जानिए, जलालुद्दीन मंगबरनी नाम का एक लड़का था। अब जानिए, ख्वारिज्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी। अब देखेंगे ख्वारिज्म शाह का प्रभाव मध्य एशियाई क्षेत्र में था। तो मंगबरनी क्या था, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का नाम सारे लोग जानते हैं, उसका एक प्रभाव हुआ करता था। तो चंगेज खां के पुत्री से प्रेम करता था। तो चंगेज खां गुस्से में आकर उसका पीछा करना शुरू किया। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसके बाद जलालुद्दीन मंगबरनी भागता भागता भारत आया। उस वक्त पाकिस्तान का क्षेत्र भारत में ही था। तो सिंध प्रांत के क्षेत्र तक पहुंचा, पंजाब का क्षेत्र, पुराना पंजाब। तो यहां पर मंगबरनी का पीछा करता हुआ जब आया तो भारत देश में उस वक्त इल्तुतमिश का शासनकाल था। 1220 से 21 ईस्वी में वो भारत आया और मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां अपना एक सेनापति भेजता है इल्तुतमिश के दरबार में कि देखो मैं मंगबरनी का पीछा कर रहा हूं, तुम सहायता नहीं करोगे। तो इधर से सहायता मिली नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां कब भारत आया। तो याद रखेंगे 1220 से 21 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में। चलिए इसके बाद व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके विपक्षी, इल्तुतमिश का जो विपक्षी था, जिसको कहिए प्रतिद्वंदी, तो इसके दो प्रबल प्रतिद्वंदी थे। आप जानते हैं कि एक ताजुद्दीन यल्दौज, जिसे मोहम्मद गोरी ने गजनी का क्षेत्र दिया था जीविकोपार्जन के लिए, और दूसरा स्थान था नसरुद्दीन कुबाचा। तो ताजुद्दीन यल्दौज गजनी के क्षेत्र पर उसका शासन हुआ करता था। एक बार की बात है कि ख्वारिज्म शाह क्या करता है कि ताजुद्दीन यल्दौज को उसके क्षेत्र में खदेड़ कर भगाता है। मजबूरन क्या हुआ कि ख्वारिज्म शाह जैसे ही खदेड़ा तो ताजुद्दीन यल्दौज को वहां से भागना पड़ा गजनी के क्षेत्र से। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश का दो प्रबल प्रतिद्वंदी था, इसका खात्मा इल्तुतमिश कैसे करता है इसको देखते हैं। तो आप जानते हैं कि मध्य एशिया में ख्वारिज्म शाह का प्रभाव हुआ करता था, ख्वारिज्म शाह का प्रभाव था। तो ख्वारिज्म शाह क्या करता है कि गजनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। तो गजनी छोड़कर पूरा दल बल के साथ भागना पड़ जाता है। तो गजनी छोड़कर जो भागता है ताजुद्दीन यल्दौज, और भागते भागते सिंध प्रांत के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब सिंध प्रांत के ऊपर जानते हैं कि कुबाचा का शासन व्यवस्था हुआ करता था। फिर कुबाचा को सिंध प्रांत से भागना पड़ जाता है, और कुबाचा वहां से भागकर बेचारा क्या करता कि अपने सैन्य टुकड़ी के साथ सिंधु नदी के तट पर एक झोपड़पट्टी बनाकर किसी प्रकार से कुछ दिन गुजर बसर किया। अब ताजुद्दीन यल्दौज बहुत निकट आ चुका था। अब सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में ताजुद्दीन यल्दौज आ चुका था, और धीरे धीरे इनकी योजना बन रही थी कि पंजाब और दिल्ली पर आक्रमण किया जाए। अब और अधिक उपेक्षा नहीं किया जा सकता था। तो इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश को डर हो गया कि अब हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है। इसीलिए 1215 ईस्वी में तराइन की तृतीय लड़ाई लड़ी गई इल्तुतमिश के द्वारा। तो आप देखेंगे इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच तराइन की तृतीय लड़ाई 1215 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और ताजुद्दीन यल्दौज की हत्या हो जाती है। तो 1215 ईस्वी में इस प्रकार से अपने एक प्रबल प्रतिद्वंदी का खात्मा किया। अब दूसरा था जिसका खात्मा 1217 ईस्वी में किया गया। अब देखेंगे जैसे ही ताजुद्दीन यल्दौज मारा गया, तो मरने के बाद सिंध के क्षेत्र में इल्तुतमिश के द्वारा कुछ सैन्य टुकड़ी विधि व्यवस्था के लिए छोड़ दिया गया था। पुनः उस पर कुबाचा के द्वारा आक्रमण किया गया, और कुबाचा फिर से सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में स्थापित हो गया, और अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कुबाचा सुदृढ़ करना प्रारंभ कर लिया। कुबाचा जैसे ही अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा था
फिर से भय हो गया, फिर से डर हो गया इल्तुतमिश को, और फिर से 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश का आक्रमण होता है और फिर नसरुद्दीन कुबाचा को फिर से वहीं भागना पड़ता है। सिंधु नदी के तट पर आप जानते हैं झोपड़पट्टी, अब पूरा बेबस हो चुका था, इसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था। तो नसरुद्दीन कुबाचा क्या करता है कि अपने एक पुत्र बहराम शाह को भेजता है संधि के लिए। इल्तुतमिश संधि से इनकार कर देता है। इसके बाद इसके पास दूसरा कोई उपाय था नहीं, खाने के लिए भी अनाज नहीं था, और ग्लानी बस सिंधु नदी में डूबकर जान दे दिया। तो इस प्रकार से दूसरे प्रबल प्रतिद्वंदी का खात्मा इनके द्वारा किया गया। अब इसके बाद देखेंगे इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किया गया। सबसे पहला, तुर्कान चहलगानी के लिए इनको याद करते हैं। तो 40 तुर्क सरदारों के संगठन को लेकर उसके दल को एक संगठन बनाया गया 40 तुर्क गुलामों को लेकर, जिसका नाम दिया गया तुर्कान चहलगानी, और इसी को बोला गया इतिहास में चरगान। तो चरगान की व्यवस्था इनके द्वारा शुरू की गई। इनके द्वारा ही एक व्यवस्था शुरू की गई जिसको बोलते हैं इक्ता प्रणाली। अब इक्ता प्रणाली क्या था? अपनी राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना। तो अपने राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना, उसको बोला गया इक्ता। और उस क्षेत्र में एक प्रशासक नियुक्त किया जाता था जिसे इक्तादार बोला जाता था। तो इस प्रकार से इक्ता प्रणाली इनके द्वारा शुरू किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। तुर्कान चहलगानी 40 तुर्क गुलामों का एक दल बनाया गया। इसके बाद चांदी का टका और तांबा का जीतल चलाया गया सिक्के के रूप में। चांदी का टका और तांबा का जीतल ये भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। अब देखेंगे इनके दरबार की शोभा, दो प्रसिद्ध विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाने का काम करते थे। एक व्यक्ति का नाम था मिनहाज उल सिराज, जिनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है तबकाते नासरी, और एक दूसरे व्यक्ति जो लेखक और कवि थे जिनका नाम था अबफी, जिनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिवामी उल हिकायत। तो ये कुछ काम इनके द्वारा किया गया। और एक बात जानते हैं, स्थापत्य क्षेत्र में आप जानते हैं कि कुतुब मीनार का अधूरा कार्य पूरा यही इल्तुतमिश ने करवाया। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। लंबी बीमारी के कारण बीमार पड़ गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो आज का जो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का टॉपिक था, आज का टॉपिक समाप्त होता है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको ये इतिहास का जो विषय था, जो टॉपिक था, वो कैसा लगा। कमेंट में आप लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से हम अलग अलग टॉपिक को लेकर आपके बीच आता रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।